सो Z1 माइनस Z2 को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है Z1 प्लस माइनस Z2, ऐसा भी लिखा जा सकता है. सो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A प्लस IB माइनस C प्लस ID कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A प्लस IB, और माइनस को अंदर ले जाओ और यहाँ प्लस लगा दो तो माइनस C माइनस ID. सो डिफरेंस and divisions are part of addition and multiplication. Respectively. So addition and multiplications are only fundamental operations, arithmetic operations. Addition and multiplication are only fundamental arithmetic operations. फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ A प्लस IB, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? इट्स एडिटिव इनवर्स क्या है बताइए? इज माइनस A माइनस IB, क्योंकि जिसमें ये चीज़ जोड़ने से ज़ीरो आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी, उसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं कि नहीं? सो द नंबर इफ इट इज एडेड टू अदर नंबर gives additive identity is called additive inverse. Am I audible? आवाज आ रही है? Am I audible, अमांशी? अभी आवाज आई? आवाज आ रही है? फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ A प्लस IB. तो A प्लस IB का एडिटिव इनवर्स आपको पता करना है, तो A प्लस IB का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? मतलब A प्लस IB में क्या जोड़ा जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, बताओ. तो जो जोड़ा जाए वो एडिटिव इनवर्स है. तो क्या जोड़ दिया जाए? माइनस A माइनस IB जोड़ दें तो ज़ीरो आ जाएगा. बोलो. तो इस तरीके से फॉर Z इट्स एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? क्या माइनस Z हो जाएगा? अच्छा, Z1 माइनस Z2 दिया गया है, तो क्या ये Z1 प्लस माइनस Z2 लिख दें?
So difference of two complex number is sum of first complex number and additive inverse of second complex number. बात सही है? तो इस तरीके से ये ऑपरेशन जो है फंडामेंटल एडिशन का ही हुआ। इसी तरीके से 8 में मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या ये 8 में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है? सो डिवीज़न इज ए मतलब मल्टीप्लिकेशन इज ए फंडामेंटल ऑपरेशन, नॉट डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन इज फंडामेंटल ऑपरेशन, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, नॉट डिवीज़न। ऐसी बात कही गई है। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देखी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होल्ड करती हैं। सो दैट इज़ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अलजेब्रा ऑफ complex numbers for multiplication operation। तो आपको क्या लगता है कि क्या Z1 Z2 इज इक्वल्स टू Z2 Z1 होगा कि नहीं होगा? क्या लगता होगा मन में? हो सकता है, चेक कर लें फिर अगर ऐसी बात है तो। C प्लस आई डी, तो AC प्लस आई डी और प्लस IB C प्लस आई डी, तो AC और प्लस IAD प्लस ICB और प्लस I स्क्वायर BD। अच्छा, I स्क्वायर क्या है? दैट इज़ √-1 का स्क्वायर। तो √-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्या -1? ठीक है। तो अब हम इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं? इसके अगले स्टेप में लिख सकते हैं कि AC और I स्क्वायर को मैं -1 लिख सकता हूँ। देख लो, अगर मैं इसे -1 लिखूँगा तो क्या -BD इधर ही आ जाएगा? बोलो। और प्लस I कॉमन ले लो तो क्या AD प्लस CB आ जाएगा? ये चीज़ आ गई कि नहीं? अच्छा, ये तो मैंने LHS कर लिया। अब RHS करो। RHS में Z2 Z1 लो। Z2 Z1 क्या है? C प्लस ID और इंटू A प्लस IB। तो C से मल्टीप्लाई करो A प्लस IB में, और ID से मल्टीप्लाई करो A प्लस IB में। तो C से मल्टीप्लाई होगा तो CA प्लस ICB और प्लस IDA और प्लस I स्क्वायर DB। तो CA को क्या मैं AC लिख सकता हूँ? क्योंकि चीज़ें तो कम्यूट करती हैं, दो चीज़ों का प्रोडक्ट, तो ऐसा लिखा जा सकता है क्या? बताएं, ऐसा तो लिखा जा सकता है। तो CA मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है ना, 2 × 3 = 3 × 2। तो क्या मैं इसे AC लिख दूं? क्योंकि ऊपर AC है तो मुझे वही लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखो, I स्क्वायर DB है तो मैं इसे क्या -DB लिख दूं? और अगर I कॉमन लिया जाए तो ये CB प्लस DA है। तो पहले सब चीज़ें ठीक करो। DB को क्या लिख दूं? क्या BD?
और आई, क्या डी ए पहले आ सकता है? क्या एडिशन कम्यूटेटिव होता है? क्या 2 + 3 3 + 2 होता है? तो अब डी ए में भी क्या ए डी पहले आ सकता है? यहाँ तो ए डी है, यहाँ तो डी ए है, तो क्या मैं ए डी कर सकता हूँ? तो मैंने एक ये लॉ लगाया, a + b = b + a, चीज़ों को पलट दिया। और पलटने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ? क्या यहाँ ए डी लिख रहा हूँ? और सी बी तो चलो ठीक है, सी बी लिखा है ऊपर, तो बोलो आ गया। सो इससे पता चलता है कि LHS = RHS, हैंस Z1 Z2 किसके इक्वल हो गया? Z2 Z1 हो गया। सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो गुणन के लिए संवरक नियम लागू होता है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। Next is closure law. So B is closure law. तो ये बताइए कि जो Z1 Z2 है will also be a complex number. ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा if Z1 and Z2 are complex numbers. Like Z1 Z2 को क्या लिख सकते हैं? क्या A + IB, C + ID, तो क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी? AC प्लस A का इसमें मल्टीप्लाई करो IAD, प्लस इसका मल्टीप्लाई करो IBC, और प्लस I² BD, तो ये AC - BD हो जाएगा कि नहीं? I² की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, क्योंकि I की वैल्यू √-1, तो I² की वैल्यू -1, और प्लस I कॉमन ले लिया, तो इट इज़ AD + BC इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ पर ये जो चीज़ हो गई इज़ ए complex number with real Z = AC - BD and imaginary Z is AD + BC। बोलो ठीक है? बताइए। बायो का हमने जो वीडियो भेजा था देख लिया? अभी ठीक है, देख लेना। चलिए, C द एसोसिएटिव लॉ। कल हो सकता है आपकी हम संडे की क्लास रखेंगे और टेस्ट परसों शाम को शिफ्ट कर देंगे, जिससे एक एडिशनल क्लास हो सके। ओके, नाउ एसोसिएटिव लॉ Z1 Z2, तो मॉर्निंग की आपकी हैं 9:30 की केमिस्ट्री की रखेंगे, और टेस्ट परसों शाम को कर देंगे, मंडे को। तो Z3 = Z1 Z2 Z3। अब जरा चेक करो, ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या ये चल जाएगा? A + IB और C + ID, और इसको ब्रैकेट में रखो, और यहाँ क्या लिखो? E + IF, और वहाँ पे क्या लिखो? A + IB और ब्रैकेट में C + ID और E + IF। बोलो ठीक है? इसको इधर सेपरेटली सॉल्व करो इस ब्रैकेट के अंदर। तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा?
क्या ए सी माइनस बी डी, क्योंकि हमने अभी तक कर लिया है बहुत बार, बोलो ए सी माइनस बी डी आता है कि नहीं, क्योंकि आई स्क्वायर बी डी से क्या आ जाएगा, क्या माइनस बी डी नहीं आएगा। और आई बी सी, तो आई कॉमन लो तो बी सी, और आई ए डी तो ए डी। इतनी बात सही है। अच्छा इधर क्या आएगा, इधर तो खैर आप ही बताएंगी, मैं क्या बताऊं, बोलो क्या क्या लिखूं। सी एफ प्लस डी, ठीक है, ये आपने बता दिया। अब जरा और आगे चलते हैं, तो यहाँ ई से मल्टीप्लाई करो, तो ई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, ई से एक तो आ जाएगा ए सी ई, और ई से इसमें भी करो तो माइनस बी डी ई। अब इन सब में भी ई से करो, ठीक है। तो ये सब अगर ई से करेंगे तो क्या होगा, ई से करने के बाद तो ये वही बनेगा इमेजनरी। अगर आई से मैं आई वाले को कर दूं तो क्या मुझे और रियल मिल जाए, आई से आई को करो तो क्या और रियल मिलेगा बताओ। निगेटिव तो हो जाएगा ये मैं मानता हूँ, लेकिन अब एफ का अंदर कर दो, आई का आई में निगेटिव हो गया तो क्या बी सी एफ बना और ए डी एफ बना, बोलो। पहले मैंने इसका इसमें किया तो रियल मिला, और इसका इसमें करो तो क्या मिलेगा, तो भी रियल मिलेगा ना, क्योंकि आई इंटू आई होने से क्या होगा, बोलो, रियल नहीं आ जाएगा, आई स्क्वायर। तो देखो आ गया रियल, इतना सारा रियल आ गया। और अब इमेजिनरी का करने को चाहेंगे तो आई लिख लो, और अब ई इसके अंदर चला जाएगा, तो इसका अब इसमें मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी आ जाएगा। तो क्या बी डी ई और ए डी ई, और अगर इमेजिनरी करना चाहेंगे तो क्या इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो। तो क्या ए सी एफ और माइनस बी डी एफ, बोलो। और जो दूसरी साइड है वो हम आपके लिए छोड़ देते हैं, उसको करके मिलान कर लेना, सही बैठेगा, बोलो। समझ में आ गई बात। चलो, तो इससे पता चलता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणन का साहचर्य नियम लागू होता है। नाउ नेक्स्ट इज तीसरी चीज देखो, दैट इज डी, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ये बताओ कि अगर a प्लस आई बी में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि a प्लस आई बी ही आए, कोई आइडिया है। बताइए। और अगर प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आएगा यही क्या, बोलो। तो जब प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई से वही आए, जैसे 0 प्लस 2 से भी 2 आता है और 2 प्लस 0 से भी 2 आता है, तो 0 क्या हो गई बताइए, एडिटिव आइडेंटिटी। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी कुछ होती है,
होती नहीं, क्योंकि 0 माइनस 2 से तो 2 नहीं आएगा। अच्छा, तो 1 प्लस आई ज़ीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ही होती है? और जो एडिटिव इनवर्स होता है क्या वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ही होता है? तो ये हमने एडिटिव गलत लिख दिया, बता दिया करो हमको। मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा ये बताओ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करो, a प्लस आई बी में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 प्लस आई ज़ीरो आ जाए? ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना। पता चल रहा है आपको? हमें तो नहीं चल रहा है, आपको चल रहा है? सो लेट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज सी प्लस आई डी। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है कि 2 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो यही है। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ला दे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। तो 1/2 से कर देंगे तो 1/2 क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और जबकि 1 क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी। अच्छा, इस स्थिति में इसे क्या लिखा जा सकता है? क्या ए सी माइनस बी डी, जरा ध्यान देना, और प्लस आई बी सी प्लस ए डी है वही चीज लिखी, देख लो। और रियल को रियल से इक्वेट करो और इमेजनरी को इमेजनरी से। तो ए सी माइनस बी डी क्या हुआ? क्या 1 हुआ? और बी सी प्लस ए डी क्या हुआ? क्या 0 हुआ? अब देखो, तो यहाँ से अगर मैं चेक करूं तो बी सी क्या आ जाएगा? क्या माइनस ए डी? तो सी क्या आ जाएगा? क्या माइनस ए डी बाई बी? और पहले वाले में क्या था बताइए? इसको यहाँ लिख दो, ए सी माइनस बी डी इज इक्व टू 1, और सी की जगह क्या लिखो? क्या माइनस ए डी बाई बी? बोलो। अच्छा, ये क्या चीज़ बन गई है? अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये माइनस ए स्क्वायर डी बन गया, बी आएगा, और ये क्या बन गया? माइनस बी स्क्वायर डी, इट इज इक्व टू 1। अगर मैं डी कॉमन ले लूँ, माइनस डी, तो अंदर क्या बचेगा? क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, जबकि बी उधर चला जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी उधर ले लो तो क्या ये आ जाएगी? और सी क्या आ जाएगा? सी था क्या? क्या माइनस ए डी बाई बी, और डी की वैल्यू उठा के रख दो इसी में। डी कितना आया है? क्या माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? बताइए। तो क्या इसे मैं a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दूं? ये c आ गया और ये d आ गया। तो बताओ, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था c प्लस आई डी क्या बन गया? क्या ये a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया?
यही बन गया कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है कि अगर z और z इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 हो, 1 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये क्या है बताइए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बताएं, ठीक है? तो एक हमारे पास आर्गन्ड प्लेन है, वो क्या कहता है? आर्गन्ड प्लेन कहता है कि ये हमारे पास मान लो a और b नंबर है, जिसमें ये a है और ये b है, तो ये वैल्यू क्या होगी? ये वाली। जबकि z हमने किसे कहा है बताओ? z क्या a प्लस आई बी है? भाई ये रियल z है और ये क्या है? इमेजिनरी z। तो a प्लस आई बी अगर ये है, तो किसी भी चीज़ का अगर आपको मॉडुलस वैल्यू निकालनी, मॉड z, तो ये जो एरो बता रहा है ये क्या है? दैट इज a प्लस आई बी है। तो इसकी लेंथ कितनी हुई? क्या ये रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ? ये लेंथ हुई कि नहीं? अच्छा, अब देखो कि ये जो लेंथ है ये क्या कहलाती है? कि एक मिनट, इट इज द लेंथ ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट, इट इज कॉल्ड मॉड z। यानी OP को क्या कहते हैं? मॉड z। मॉडुलर z यानी इसकी इससे कितनी डिस्टेंस है। जैसे हमारा कोई पॉइंट है किसी कहीं पर किसी प्लेन में, तो उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो कैसे निकालोगे? जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ एक पॉइंट हमारा XY है और वो OP वेक्टर है, तो OP वेक्टर में ये जो वेक्टर है हम कहें इसकी लेंथ निकालो, तो लेंथ कोई कैसे निकालेगा एक वेक्टर की? ये x है और ये क्या है? y। तो OP का मॉड कितना होगा? यही तो वेक्टर होगा, x इधर चले y इधर चले, सो इट इज रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मॉड z की ये वैल्यू होती है। मॉड z क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। अच्छा, ये जो पॉइंट है अगर इसके ठीक नीचे मैं आऊं तो पॉइंट क्या मिलेगा बताओ? क्या a पॉजिटिव और b निगेटिव? यानी इसका कंजुगेट मिलेगा। तो कंजुगेट को कैसे दिखाते हैं? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z बार। इसको क्या कहते हैं? z बार। तो z बार क्या हो जाएगा? a माइनस ए बी, a माइनस आई बी। सिर्फ बीच में निगेटिव लगा दो। ये तो अब हमारे पास क्या चीज़ है कि z इनवर्स हमें चाहिए ना। तो z इनवर्स हमने क्या लिखा था पीछे? क्या a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था और माइनस आई बी अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था? बोलो, यही तो लिखा था ना। और ये मॉड, ये क्या लिखा था बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे कर दिया। तो ऊपर वाली चीज को मैं क्या z बार लिख सकता हूं और नीचे वाली को मॉड z लिख सकता हूं। तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको किसी का निकालना है तो ऊपर उसका कंजुगेट लिख दो और नीचे उसकी मॉडुलस वैल्यू। तो इट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हो गया कि z इनवर्स क्या हो जाएगा?
इट इज इक्वल्स टू दिस। इतनी बात समझ में आ गई कि फाइंड इनवर्स ऑफ 2 प्लस i3। तो आप ऐसे सिर्फ लिख देना z इनवर्स इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट। समझ में आ गई? ज़्यादा नहीं करना है आपको, ये तो सिखाने के लिए बताया है। तो ऊपर हमने क्या किया, कंजुगेट कर दिया और नीचे मॉड, दोनों का स्क्वायर करके नीचे। और ये तो क्या आ गया, 2/√13 आ गया और -3/√13। समझ में आ गई बात? इतना ही करना है, क्योंकि आप देख लो, फिर से दिखा दें, यही है। और क्या यही जेड इनवर्स है? अच्छा, अब जबकि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी समझ में आ चुका है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी देखिए। इसका एक 5th पार्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। यानी अगर Z1 और Z2 प्लस Z3 है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्या इसे Z1 Z2 और प्लस Z1 Z3 लिखा जा सकता है? इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, इसका प्रूफ भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि बस मल्टीप्लाई करके देख लेना, LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। ये प्री मल्टीप्लिकेशन है और एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी होता है, वो भी लागू है। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन जरा देखो कि Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, तो Z1 Z3 और प्लस Z2 Z3 ये भी लागू है। होल्ड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसे आसानी से आप प्रूव कर सकती हैं। अब देखो कि पावर देखें, पावर ऑफ 5, अगर मैं i पर 4 पावर लगा दूं तो क्या ये i स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा? और i स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? रूट -1 का स्क्वायर क्या होता है? और फिर उसका स्क्वायर करो तो i टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, अगर मैं i टू द पावर 17 करना चाहता हूं तो i टू द पावर 16 इंटू आई लिख दूं और इंटू आई, तो ये तो 1 हो गया। 1 टू द पावर 4 इंटू आई, तो क्या ये i आ गया? i टू द पावर 17 की जगह अब मैं 18 करना चाहता हूं तो क्या करूं? तो क्या मैं इसे i टू द पावर 16 इंटू आई स्क्वायर लिख दूं? और i टू द पावर 16 इज i इंटू 4 इंटू 4 हुआ और i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो जब 4 का कोई मल्टीपल होगा तो यहाँ पे जैसे हुआ था 4 का मल्टीपल क्या 1 आ जाएगा? तो ये -1 आ गया। यदि i की पावर 19 है तो इसे i टू द पावर 16 लिखो, i का स्क्वायर लिखो और i लिखो। i टू द पावर 16 क्या हो जाएगा? i टू द पावर 4 की पावर 4, ये -1 और ये i, तो क्या हो जाएगा? दैट इज 1 इंटू -1 इंटू आई, तो क्या -i हो जाएगा? तो ये भी हो सकता है। अब देखो,
इतनी बात हमने आपको पता लगा दी, तो कुछ और बातें भी हम आपको बता दें। आइडेंटिटीज, पेज नंबर 101। सो Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, इसको प्रूफ किया जा सकता है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप नंबर डाल के देखेंगे बिल्कुल सही आएगा 2 नंबर का। तो 2Z1 Z2, सो दिस स्क्वायर आइडेंटिटी होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। बुक ने किया है तो हम भी करेंगे। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर देखो, तो इसे क्या लिखा जा सकता है? Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2, तो क्या इसे Z1 का स्क्वायर बोला जा सकता है? और फिर क्या इसे Z2 Z1 बोला जा सकता है? तो ये Z1 का स्क्वायर और ये Z1 Z2, क्या Z2 Z1 को Z1 Z2 लिखा जा सकता है? क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ इसके लिए होल्ड करता है। तो क्या ये 2Z1 Z2 हो जाएगा? बताइए। तो इस तरीके से सेकंड आइडेंटिटी भी होल्ड करती है। और क्यूब की भी होल्ड करती है। निगेटिव के साथ भी होल्ड करती है। जो ऑड पावर है उनमें निगेटिव आ जाएगा, Z2 की जितनी ऑड पावर है। इसी तरीके से ये भी आइडेंटिटी होल्ड करती है कि Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, इट इज Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2। इन सभी को प्रूफ किया जा सकता है। आप कुछ भी A प्लस आई बी और C प्लस आई डी करके सबको प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई है तो यही इतनी थ्योरी है इस चैप्टर की। अब सब सवाल ही सवाल हैं। अब पहला सवाल करो। एग्जाम्पल 1, तो 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस आई माइनस 6। रियल को रियल से इक्वेट करो और इमेजनरी को इमेजनरी से। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट रिस्पेक्टिवली इक्वल होते हैं और उनके इमेजनरी पार्ट भी। तो 4x किसके इक्वल हो गया? 3। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, और 3x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया? तो y को उधर ले जाओ और 9/4 के साथ 6 लिखो, तो 9 प्लस 24/4। समझ में आ गई बात? अब एग्जाम्पल 2 पे आओ। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोशेंट नहीं होना चाहिए। जैसे रूट में नीचे रेशनलाइज करना पड़ता है कि नहीं, नीचे की ओर कभी आई नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो उसको ऊपर लाना पड़ेगा। और 2 आई नहीं होना चाहिए, एक रियल पार्ट अलग होना चाहिए कि इमेजनरी। 2 आई भी नहीं होना चाहिए। जैसे पहला सवाल देखो,
तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं मानी जाती। -5 है, मिसप्रिंट तो नहीं है आपकी बुक में, निगेटिव का साइन है। अब देखो -5/8 आई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, I0 भी तो लिखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, तो ये कितना कितना नंबर है, -2 ये हो गया, और इंटू -1/8 का क्यूब। अच्छा, अब आई वाले सारे इकट्ठे करो, आई इंटू आई क्या आई स्क्वायर हुआ, और ये आई के क्यूब हुआ, -2 और ये माइनस का क्यूब तो सब प्लस हो जाएगा। और 8 का क्यूब कितना होता है, क्या 712? बता दो, हमको ठीक ठीक पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। 3 5 6 512। अच्छा 512 करो, तो 512 से कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इसे क्या लिखोगी, I⁵ को क्या लिखोगी, बताओ। तो क्या ये 0 + I इंटू 1/256 हो गया, समझ में आ गया। अब आपको इतने कठिन कठिन सवाल समझ में आ रहे हैं, तो फिर क्या सरल का क्या होगा। ये चैप्टर सबसे आसान है। 5 - 3i का क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला लगाओ, क्यूब का कैसे लगाओगी, 5³ -3 इंटू पहली टर्म का स्क्वायर इंटू दूसरी टर्म, और +3 इंटू पहली टर्म और दूसरी टर्म का स्क्वायर, और माइनस दूसरी टर्म का क्यूब, A³ -3A² ठीक है, +3AB² -B³। समझ में आई बात कि नहीं, ना समझ में आती हो तो दूसरी भी बात है, एक ये भी सुविधा है, कभी ना समझ में आए कि हम क्या करें तो ऐसे कर लेना, तो एक ये भी सुविधा दी गई। ठीक, नहीं तो मल्टीप्लाई ही करके देख लेना, पहले A - B का स्क्वायर करना, फिर A - B और कर लेना, इतना तो कर ही लोगी। चलो 125 और 25 दिया, 75, 3 जा कितना होता है, 3 9 और 25 9 225, 225 आई। और देखो 9 5 जा 45, और 45 3 जा कितना है, 135। 35 लिख लो, जो कहोगी वो लिख देंगे। और ये देखो, अच्छा अब आगे का काम करो, 125 तो यहाँ से आया, और यहाँ से क्या आया, -135। अच्छा, -225 आई, इसको बताओ ये क्या लिखें, तो क्या हो जाएगा, क्या ये -10 हो गया, और यहां से क्या आया, क्या
प्लस 27i, और प्लस आई लिया, प्लस आई लेने पे 27 माइनस 225, तो क्या हो जाएगा 198 का निगेटिव, सो -10 माइनस आई इंटू 198। आंसर चेक करें क्या आंसर है इसका। यही है, समझ में आ गया। सिर्फ अलजेब्राई है, जिसको आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पता है, फिर उसके लिए तो सिर्फ ये अलजेब्राई है। इतना ही पता होना चाहिए इस चैप्टर में कि आई स्क्वायर -1 -√3 प्लस √-2 और 2√3 और माइनस आई। रूट -2 को क्या लिख सकती हो? क्या √2 भी लिख सकती हो और √-1, और यही आई होता है क्या? तो अब -√3 में 2√3 माइनस आई करो, और प्लस आई √2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और प्लस आई √3, इसको करो तो आई 2√6 और आई का स्क्वायर हो जाएगा √2। लेकिन आई का स्क्वायर क्या होता है? -1, और आई कॉमन ले लो तो क्या यहाँ √3 प्लस 2√6। अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, बस यही आंसर है, यही चेक कर लो। लेकिन इसमें क्या किया है, √3 बाहर ले लिया है, √3 आप भी बाहर ले लो, जैसा वो करे वही करो। -6 प्लस √2 प्लस √3 बाहर ले लो, आई √3, आई पहले भी लिख सकते हो बाद में भी, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इतनी बात समझ में आई? आगे देखो, मॉड्यूलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कभी भी जैसे हम वेक्टर का काम करते हैं तो एक्स एक्सिस पर 1 मीटर के वेक्टर को क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ, उसे आई कैप कहते हैं। यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं? 1 मीटर के वेक्टर को बोलो आई कैप। अगर मान लो आप 3 मीटर इधर चले तो एक्स एक्सिस की तरफ 3 मीटर चले तो 3 आई कैप बोला जाएगा, और इधर की ओर 1 मीटर के वेक्टर को क्या कहेंगे? जे कैप। क्या बोलेंगे? और अगर दो चले तो क्या बोला जाएगा? 2 जे कैप। तो अगर आप 3 इधर चले और 2 इधर चले तो बताओ यहां से कहां पहुंचे? सेंटर से 3 आई चले, और कैसे चले? क्या 2 जे चले? तो ओपी वेक्टर क्या कहलाएगा बताओ? ये कहलाएगा। लेकिन आपसे कोई पूछे ये तो आप 3 इधर चले 2 उधर चले, ऐसे ही जब कॉम्प्लेक्स नंबर में चलते हो तो आप रियल नंबर किधर चलते हो? 2 इधर चले
और 3 इधर चले, तो आप कहते हो कि 2 तो मैं रियल z की ओर चला हूँ और 3 किधर चला हूँ, रियल z और इमेजिनरी z की ओर चला हूँ। तो ऐसी स्थिति में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये इमेजिनरी की तरफ 3 चले, तो ये माना जाता है कि आप सेंटर से कितना दूर चले, 2 इधर चले और 3 इधर चले, तो उसको कहते हैं वॉट एवर इज योर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज इक्वल्स टू, वो क्या होता है, इट इज ओ ए बी दैट इज रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर और प्लस रूट ऑफ ओ बी स्क्वायर। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है। कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है, z यहाँ पर है, ये z नंबर की पोजीशन है, z का पॉइंट क्या है 2 3 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस z। वो लोग समझ में आई। और जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ complex number from origin is represented by mod z, modulus z। उसको मॉडुलस z और mod z कहते हैं। इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ रियल z स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी z स्क्वायर। रियल z स्क्वायर क्या होता है, क्या a स्क्वायर, और इमेजिनरी z स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर। तो मॉड z की वैल्यू क्या हो गई। अच्छा, एक बात और बताओ कि जैसे कि हमारे पास ऊपर की ओर एक नंबर है z, और z बार, z क्या होता है, क्या a प्लस आई बी, और z बार क्या होता है, क्या a माइनस आई बी, उसका कंजुगेट है क्या। तो क्या ये a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आई स्क्वायर की वैल्यू डाल दें तो -1, तो क्या ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और क्या यही मॉड z का स्क्वायर भी है, क्योंकि मॉड z ये, तो मॉड z का स्क्वायर क्या हुआ, बोलो। तो क्या मॉड z का स्क्वायर z इंटू जेड बार हुआ। कहने का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। प्रोडक्ट ऑफ complex number and its conjugate is square of its modulus। ये बात है। जहाँ पर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर यहाँ इस तरीके से दिखाते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू z से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये a और b है, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, क्या a और -b दिखाएंगे, यानी ये रियल z और ये इमेजिनरी z और ये मॉड z है। तो मॉड z तो खैर दोनों तरफ सेम ही रहेगा, चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, क्या फर्क पड़ेगा। क्या इस डिस्टेंस में, क्योंकि वो तो स्क्वायर आ जाएगी। अब देखो नाउ, जबकि यहाँ तक आपको बात पता चल चुकी है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज of modulus and conjugate
यानी Z1 और Z2 का मॉड है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि Z1 का मॉड और Z2 का मॉड, ऐसा लिखा जा सकता है। इनका कहने का मतलब है Z1 Z2 का मॉड करो और इसका अलग अलग करो तो सेम आएगा। अब ये करना थोड़ा मुश्किल है, मैं एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। 2i3 नहीं तो बहुत बड़े बड़े आएंगे, 2i3 और 1 + i2, इसका मैं मॉड निकालना चाहता हूँ। तो ज़रा देखो, सो 2 से करो तो 2, और इसी तरीके से 2 से इसे करो तो i4, फिर इससे इसको करो i3, और फिर इससे इसको करो तो -6 आया, क्योंकि i² 6 आएगा ना, तो -6। तो ये कितना आ जाएगा, क्या -4 + i7 आएगा। और अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस क्या होता है कि रूट के अंदर -4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। बोलो 65 आया। और यदि मैं अलग अलग करूं मॉड Z1 और मॉड Z2, तो क्या होगा, दैट इज 2 + i3 का मॉड और 1 + i2 का मॉड। तो इसमें रूट लगेगा, रूट कितना हो गया, 2² + 3², और इसमें रूट लगेगा 1² + 2²। तो क्या ये √13 हुआ, और ये √5 हुआ, और ये क्या √65 हुआ। बोलो सेम आ गए। मतलब इसे किया जा सकता है, अब ABCD भी लेके कर सकते हैं, बट उसके चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता। तो पहली चीज़ क्या बता दी कि Z1 Z2 का मॉड है तो दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है। तो दूसरी चीज़ क्या बता दी कि Z1/Z2 का मॉड है तो भी क्या अलग अलग लिखा जा सकता है। कर सकती है, ऊपर की तरह ही है, उसी को अपॉन में कर दो तो भी बात आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं। इस एक और बात है कि Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में कंजुगेट निकालो। तो कह रहा है कि Z1 का कंजुगेट निकाल लो और Z2 का कंजुगेट निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, एक ही बात आएगी। कंजुगेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ देयर कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is product of their conjugates। जैसे मान लो अगर कोई कह रहा है आपसे कि 2 + i1 और 3 + i1, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में कंजुगेट निकालेंगे, तो उसकी बात मान लो। 2 3 जा 6, और i का स्क्वायर करोगे और 1 है तो क्या -1 आ जाएगा। और अब i के साथ क्या 3 आएगा, देख लो, और इस i के साथ क्या आएगा, 2 आएगा। अब जब कि इतना हो गया है तो अब देखिए कि क्या चीज़ आ जाएगी, और कंजुगेट अभी करना बाकी ही है। तो क्या ये 5 + i5 आएगा, और ऊपर कंजुगेट होने से क्या हो जाएगा, क्या 5 - i5। कंजुगेट का मतलब है जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना। मालूम है बात की नहीं। कंजुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना। अच्छा, Z1 Z2 का अलग अलग कंजुगेट निकाल के तब करो, तब क्या आएगा जरा चेक करो कि Z1 2 + i1 पे बार और 3 + i1 पे बार, तो ये 2 - i1, और ये क्या आएगा, तो 2 3 जा 6, और i² करो
तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और आई स्क्वायर 1, और ज़रा बाकी की चीज़ें कर लो, तो -i3, और इससे इसको कर लो तो -i2। तो क्या ये 6 -1 आ गया, और -i कॉमन लेने से 3 + 2 आ गया। तो क्या ये 5 -i5 आ गया, क्या ये वही चीज़ आई? तो इससे क्या पता चलता है कि यानी Z1 Z2 पे मल्टीप्लाई करके बाद में बार लगाओ, या पहले कंजुगेट निकालो बाद में मल्टीप्लाई करो, तो फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक और सुविधा दे रहा है, कह रहा है एडिशन में भी मैं सुविधा दे रहा हूँ, Z1 + Z2 कर लो बाद में बार लगाओ, और पहले बार लगा के बाद में जोड़ना है तो भी सुविधाजनक। प्रोडक्ट में दिखाया ना, कह रहा है एडिशन में भी यही बात सही है, हैं? अब चेक करो, 5th Z1 - Z2 पूरे पे बार, दैट इज Z1 पे बार और -Z2 पे बार। कंजुगेट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, difference of two complex numbers is difference of their conjugates and vice versa। क्या यही बात एडिशन में भी ट्रू है? बताइए, समझ में आ गई? कंजुगेट ऑफ कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कोशेंट ऑफ देयर कंजुगेट। पहले डिवाइड कर लो बाद में कंजुगेट लगाओ। सो कंजुगेट ऑफ कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is quotient of their conjugates। Is it okay? बताइए। तो इतना ही रखो आज के लिए, बाकी आगे कराएंगे। अब चाहोगी तो एक्सरसाइज कर भी सकती हो। ओके।